पोथी पढ़ जगमुआ, आईएएस हुआ न कोय, 2.5 अक्षर एनसीईआरटी का, पढ़े सो आईएएस होए। ओझा सर की इन बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की और शुरू करेंगे हम आज से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई। चूँकि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं ये ऑलरेडी अंडरस्टूड करती हूँ कि आपने ये समझ रखा है कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। फिर भी इतना कहूँगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स यूज़ करने से पहले या किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने से पहले ये इंश्योर करिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपने अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रखा है। और एनसीईआरटी आपको कितनी कंप्लीट करनी है, वो 6 to 12। 6 to 12 आपको सोच के लगेगा कि बहुत बल्क हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 to 10 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत छोटी छोटी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके चैप्टर बनाए गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए। आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी को पढ़ने पढ़ाने का, उसमें बच्चों को बहुत भ्रमित कर दिया जा रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, इतना रिसर्च करके पढ़िए, पूरी जान लगा दीजिए। ज़रूर जान लगानी है, लेकिन उस तरीके में नहीं। आपको गूगल नहीं करना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको कोई भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, आपको दिमाग पे अपनी लोड नहीं लेना है। वो सारा काम आपका एनसीईआरटी खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप करेगी। एनसीईआरटी को बनाया ही इतने अच्छे तरीके से गया है कि आप बिना दिमाग पर लोड लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो सीखते जाएं। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। बस आपको अपना दिमाग जो है वो बहुत ही एकदम सरल रखना है। आप खुद ही सोचिए कि एक 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको एक 6th क्लास के बच्चे के लेवल का दिमाग होना ही एनफ है, बस। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, कोई रिसर्च नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। बस एनसीईआरटी आपको जिस तरीके से, जिस फ्लो में लेकर के जाती है, उसी फ्लो में आपको इंगेज होते जाना है, बस इतना ही करना है। अगर आपको एनसीईआरटी कुछ बता रही है तो उसे आप पूरी तरीके से ग्रहण करिए। एनसीईआरटी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो वहाँ पर अपने दिमाग पर जोर डालिए। एनसीईआरटी आपको रुकने बोल रही है तो रुकिए, सोचने बोल रही है तो सोचिए। जो भी एनसीईआरटी आपसे कह रही है, जिस फ्लो में लेकर जा रही है, बस उस फ्लो में जाते जाइए। एक बच्चे के तरीके से, पूरी तरीके से बस इंजॉय करिए कि एनसीईआरटी आपसे क्या बात कर रही है। उस बात को, उस इंटरेक्शन को बस इंजॉय करिए। चीज़ें खुद ब खुद अच्छे से बनती जाएंगी। एनसीईआरटी को इसी तरीके से बनाया गया है कि वो आपको कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करेगी और फिर नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी में आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल में, जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पर ये नीडेड होगा कि अब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में बात की जाए, एनसीईआरटी वहाँ पर आपसे बात कर लेगी। आपको पहले से ही रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बोलूँ, इसी चैप्टर में ये आपको एक जगह पर जिक्र आएगा मगध साम्राज्य का। अब मगध साम्राज्य का जब जिक्र आएगा तो आपको मगध साम्राज्य पर रिसर्च नहीं करने लगना है। आपको इतिहास की बुक नहीं खोल लेनी है कि आप पूरा मगध साम्राज्य ही पढ़ा लें, बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी बस आपको ये छोटा सा हिंट दे रही है कि ये टॉपिक की बात वो करेंगे, आगे जाकर के वो कर लेंगे। जब उन्हें लगेगा कि इस टॉपिक को बताने के पहले उन्होंने आपको बहुत सारी ज़रूरी बातें बता ली हैं, फिर वो आपसे मगध साम्राज्य के बारे में भी बात करेंगे। तो बस जो भी आपको नीड है वो बस नीड है कि सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके आप यहाँ पर एक बच्चे की तरह पे पढ़ने के लिए तैयार होकर के आएँ। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बस जो आपको नीड होगी वो आपको एक ब्लैंक पेपर की, एक पेन की और एक ब्लैंक मैप की, जो इंडिया का होगा, आगे चल के वर्ल्ड का भी होगा। ब्लैंक मैप लेकर के बैठिए और बस जहाँ पर जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे, जहाँ फैक्ट लगे, उनको हाईलाइट करते जाइए या साइड में ही कहीं लिखते जाइए। जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं बस थोड़ा बहुत यूज़ करते जाइए और फ्लो में पढ़ते जाइए। तो शुरू करते हैं हम आज की एनसीईआरटी। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास की, जिसका नाम है हमारा अतीत, उसका अध्याय 1 जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ एक लड़की है राशिदा, उसका सवाल है कुछ, तो चलिए पढ़ते हैं। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? सोचिए
कैसे जाना जा सकता है कि बहुत पहले क्या हुआ था? एनसीईआरटी हमें आगे बताएगी कि कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। है ना इंटरेस्टिंग कि हम इतना कुछ जान सकते हैं कि बहुत पहले ये सब चीज़ें कैसे होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बहुत पहले भी यही सब लोग होते थे कि पशुपालक, कृषक, शासक, यही सब लोग होते थे जो आज होते थे। फिर आगे जो बात करती है एनसीईआरटी वो है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र 1 कहाँ है? मानचित्र 1 यहाँ है। सुविधा के लिए मैंने मानचित्र 1 यहाँ पर भी रखा है। तो इसमें हम नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाएं। नर्मदा नदी कहाँ है? ये यहाँ है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आ रही है। इस नदी के बारे में क्या बता रही है एनसीईआरटी? कई लाख वर्ष पहले, कई लाख लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ आने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि संग्राहक थे। आपको एक वर्ड मिला, संग्राहक, संग्रह करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। इसका मतलब ये है कि नर्मदा नदी के जो आसपास का क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं, जो यहाँ पे आसपास का क्षेत्र है वो जंगल वाला क्षेत्र है, क्योंकि वो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो इसके आसपास जंगल ही होंगे, इतना तो आपको पता लग जा रहा है। बस इतना ही सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब यहाँ पे कौन से जंगल है, कौन सी पहाड़ियाँ। नहीं, जब तक एनसीईआरटी बात नहीं कर रही है नहीं जानना है। जंगल है तो वो पक्का शिकार करेंगे, शिकार की बात होगी, आखेट की बात होगी, जड़ों और फलों पर निर्भर रहेंगे। तो ये जो संग्राहक थे, यहाँ पे संग्राहक की बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे क्या बात कर रही है एनसीईआरटी। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर, उत्तर पश्चिम, आपको पता है कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी कि इधर वाले डायरेक्शन में हमें बढ़ते जाना है। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है सुलेमान और किरथर, यहाँ पर हमें किरथर और यहाँ पे सुलेमान दिख रहा है। तो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे होंगी, जो भी हो। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किया, इन्होंने 8000 साल पहले जो था यहाँ पे खेती शुरू हुई, 8000 साल पहले। और यहाँ पे गेहूँ और जौ, इनकी चीज़ें हुई। इन्होंने यहाँ पे पालतू पशु भी बनाए इस एरिया में। आगे जो बात की जा रही है वो यह कि उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व किधर होगा, उत्तर इधर है, पूर्व इधर है, तो यानी कि इधर का जो एरिया है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमें गारो पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं ये। तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। मध्य भारत यानी कि बीच में विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ हैं। तो ये रीज़न, विंध्य पहाड़ियों वाला रीजन यहाँ और गारो की पहाड़ियों वाला रीजन यहाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बात हो रही है ये कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे भी कृषि हुई है।
जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में थे। इसे हाईलाइट करना चाहिए कि जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वहाँ वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि इस जगह पे इस जगह पे यहाँ पे चावल हुआ सबसे पहले, है ना। तो बस यहाँ पे मैप पे थोड़ा सा काम कर लेना है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नर्मदा नदी देखी, और यहाँ पर क्या था, यहाँ के जंगल में लोग संग्राहक लोग में थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, आखेट कर रहे थे, शिकारी वाला जीवन जी रहे थे। यहाँ पे हमने विंध्य पहाड़ियाँ देखी, यहाँ पे चावल इसके उत्तर में हुए हैं। हमने गारो पहाड़ियाँ देखी, यहाँ पे भी कृषि हुई है। हमने किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ देखी, यहाँ पे 8000 साल पहले गेहूँ और जौ हुआ है। तो हमने कुछ इतना सेक्शन जाना, कुछ यहाँ का एरिया, कुछ यहाँ का एरिया, कुछ यहाँ का एरिया, कुछ यहाँ का, कुछ यहाँ का, कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है सिविलाइजेशन आकर के रहना शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात हो रही है वो यह कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र में सिंधु और सहायक नदियाँ कहाँ पर हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि सिंधु नदी कहाँ पर है, कि यहाँ पर है, यहाँ से निकल के आती हैं और यहाँ पर आती है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सब हैं। तो ये पूरा सिंधु नदी का तंत्र है और इस एरिया की बात की जा रही है, पूरे इस रीजन की। आइए देखते हैं यहाँ पे इस रीजन में खास क्या है। यहाँ पे इस रीजन की बात चल रही है। इस रीजन में जो खास बात है वो ये कि सहायक नदियाँ उन्हें, पहले बात तो बताया जा रहा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी कि बड़ी नदी क्या है, यहाँ पे बताया कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, यानी कि बड़ी नदी सिंधु है और बाकी सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ इस नदी में आकर के इसको मिल रही हैं, पानी दे रही हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नगर बन रहे हैं। अभी तक गांव की बात हुई थी कि नर्मदा नदी के किनारे लोग गांव में रह रहे थे, शिकारी वाले जीवन जी रहे थे। यहाँ पे नगर की बात हो रही है। कितने साल पहले? 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है। अभी तक 8000 साल पहले गांव थे, कृषक समाज था, आखिर था। 4700 वर्ष पहले नगर की बात है। और नगर कहाँ हुए? नगर इस रीजन में हुआ है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि पहले यहाँ नगर बने, बाकी गंगा और समुद्र तटवर्ती इलाके, यानी यहाँ समुद्र तटवर्ती इलाके, इन सब में नगर जो है वो बाद में आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। यानी कि यहाँ पर जो नगर आए हैं सबसे पहले यहाँ पे आए हैं। यहाँ गंगा नदी में और यहाँ समुद्र तटवर्ती इलाके में जो नगर हैं वो बाद में आए हैं। और यहाँ लगभग 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है, यहाँ 250 वर्ष पहले की, यानी कि बहुत बाद में यहाँ नगर आए हैं। इन चीज़ को हमें हाईलाइट करना ज़रूरी है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, पता लगाते हैं। गंगा और इसकी सहायक जो नदी है, यहाँ गंगा नदी है और यहाँ पे सोन नदी है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिण में और इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, यानी कि सोन और गंगा नदी के पास की बात हो रही है, यानी कि कुछ इस रीजन की बात हो रही है। और आपको बिहार का आइडिया भी है। तो ये जो रीजन है ये किस नाम से जाना जाता था? ये बिहार के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था, सॉरी, अभी इसे बिहार नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाशों में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान जाया करते थे। क्यों जाते थे लोग?
कभी तो काम की तलाश में जा रहे हैं और कभी प्राकृतिक आपदा के कारण जा रहे हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। ये एक तीसरा रीज़न है कि क्यों यात्रा कर रहे हैं, काम की तलाश में या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। यानी कि व्यापारी भी यहाँ से वहाँ जाते थे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। धार्मिक गुरुओं को भी यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत पड़ती थी, तो यात्राएं होती रहती थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम के लिए ही लोग जाएंगे। कुछ लोगों का शौक भी होता था कि कुछ नए जगहों को देखें। आज भी लोग ट्रैवलर्स होते हैं, नई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो उस समय में भी कुल मिलाकर के बस ऐसे ही लोग थे जैसे आज है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं छोटी सी चीज़ क्या दी हुई है। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, यानी कि ये जो मैप है, ये पूरा मैप ये दक्षिण एशिया का मैप है। ये पूरा इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे चीन, इधर पे ईरान भी आएगा। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। पूरा महाद्वीप तो एशिया है, उसमें भी जो उसका दक्षिणी पार्ट है उसको दक्षिण एशिया बोला जा रहा है। लेकिन इसकी विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। आपने देखा लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। उपमहाद्वीप की बात हुई है, महाद्वीप की नहीं। महाद्वीप जो है वो एशिया है। उपमहाद्वीप एशिया का ही जो दक्षिणी हिस्सा है वो बहुत विशाल है, इसलिए उसकी बात है क्योंकि यहाँ पे हिमालय उसे अलग करता है। बड़े बड़े जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे समुद्री जो प्राकृतिक जो आकृतियाँ हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं अलग करती हैं, इतने हिस्से को अलग बनाती हैं। इसलिए दक्षिण एशिया की बात की गई है और ये कुछ 7-8 कंट्रीज दक्षिण एशिया में आती हैं। हम इन्हें उपमहाद्वीप कह देते हैं, सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो है आपसे सवाल पूछ रही है। अब आप सोचिए कि क्यों करते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ऊपर तो कारण, उस समय का कारण बता दिया गया कि लोगों ने उस समय क्यों यात्राएं की। और आज भी अगर हम देखें तो मोटी मोटी यही सब कारण है कि लोग या तो काम की तलाश में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, विदेशों तक जा रहे हैं, या प्राकृतिक आपदा से कुछ भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं। आज भी लड़ाइयाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। आप फिलिस्तीन में देख रहे हैं, इजराइल में देख रहे हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। व्यापारी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनली व्यापार चल रहा है। धार्मिक गुरु यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं उपदेश देने। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज में जा रहे हैं ट्रैवलर से। तो आज भी सारे वही का जो है रीजंस है, वही कारण है, बस थोड़ा मॉडर्न वे में है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ जब एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है तो आप थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा सोचिए ज़रूर, तो इससे आपके सोचने की क्षमता जो होगी वो डेवलप होगी। दूसरी बात है, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। ठीक है, हम देखते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में ज़रूर देखने की कोशिश करिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी कि हम अगर इस मैप को देखते हैं तो यहाँ पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, यहाँ गारो पहाड़ियाँ, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ हिमालय है, यहाँ समुद्र है। फिर भी दूसरे उपमहाद्वीप से भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ से लोग गए हैं। आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने चाहा तो उसके रास्ते निकले हैं। आज भी हम जाने का जब हमने सोचा तो आज हवाई जहाज है, अलग अलग तरीके हैं, शिप्स हैं, नाव है, तो हम तरीके निकाल के जा ही रहे हैं। वैसे ही उस समय भी लोगों ने जब चाहा तो उसे प्राप्त कर ही लिया। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि लोगों के आवागमन से सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध कैसे होती हैं कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो शिल्प को
अपनी क्रिएटिविटी को भी साझा करते हैं, संगीत रचते हैं, नृत्य रचते हैं, अलग अलग तरीके अपने मनोरंजन के वो खोजते हैं, भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज हम विदेशों के फूड को अपना रहे हैं, अलग अलग इटालियन फूड जो है, स्पेनिश फूड है, हम अपने भोजन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से जो कल्चरल आदान प्रदान है, संस्कृति का आदान प्रदान है, चलता रहता है और इससे हमारी संस्कृति जो है वो समृद्ध होती जाती है। देश के नाम, अब हमें अपने देश के नाम के बारे में पढ़ना है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि आपको पहले सिंधु नदी के बारे में बात की जा चुकी है। आपने सिंधु नदी देखी थी, वो कुछ यहाँ पर है, ये एरिया सिंधु नदी का था, या और यहाँ पर है सिंधु नदी। और सिंधु को इंडस बोला जाता है। इंडस से बना है इंडिया। तो इंडिया नाम देने में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है, ये समझने की बात है। तो आपको ये बहुत याद करने की बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना था। एनसीईआरटी ने आपको पहले बता ही दिया कि यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे नगर पहले हुआ 4300 वर्ष पहले, और ये नदी इंपॉर्टेंट नदी है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान कहाँ हैं, ये आपको पता लगाना है। इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला भी कि आप वर्ल्ड मैप को लेकर के बैठिए, चाहे ब्लैंक मैप हो, चाहे अगर आप देखेंगे तो ईरान का एरिया और यहाँ पे कुछ यूनान का एरिया कुछ यहाँ पर है। इस एरिया को अगर हम बोलेंगे तो ये ईरान और यूनान का एरिया आएगा यहाँ पे, और ये है हमारा यहाँ पे भारत, ठीक है। और यहाँ पर है हमारी इंडस नदी, यहाँ पे नगर है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि इन लोग जो यहाँ से आए, आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ से भूमि है, भूमि जो है वो यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक यात्रा करना ईजी रहा होगा इनके लिए। यहाँ से ये लोग जो है उत्तर पश्चिम में, ये भारत से उत्तर पश्चिम की तरफ ही पड़ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को, यानी इस नदी को, जो यहाँ से यहाँ इस नदी को क्या बोला, हिदोस और इंडोस बोला। इस नदी को आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, क्या बोला गया, हिदोस या फिर इंडोस। और इसके पूर्व में यानी कि इधर ये पूरा एरिया जो इंडिया है, यहाँ पे रहने वाले भूमि प्रदेश को क्या बोला, इंडिया बोल दिया। इस नदी के नाम से इन्होंने पहचान दी। तो भारत नाम कहाँ से, आपको इंडिया का तो मिल गया, भारत नाम कहाँ से आया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि भारत में कुछ यहाँ के जो लोग थे, उत्तर पश्चिम में इस एरिया में लोग रहते थे, उनको भरत कबीला मतलब भरत बोला जाता था। और भरत से ये क्या बन गया, ये भारत बन गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि जो भारत नाम है उसका लेना देना कहाँ से है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद कितनी पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी है। लेकिन सिंधु नदी का जो है वो 4700 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आपने दोनों नाम का एक ओरिजिन जान लिया कि इंडिया के नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा। दोनों नाम का कोई एक कारण है। आगे पढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आगे एनसीईआरटी कह रही है कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से, अतीत के बारे में कैसे जानें। आपका चैप्टर ही है, आप चैप्टर का अपने अगर नाम देखेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपने क्या जानना है वो पढ़ा, कब डेट्स पढ़ रहे हैं, कहाँ आप जगह देखते जा रहे हैं, कैसे। अब इन चीज़ों को आप जान तो रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपने जाना कैसे, अब इस पे बात होगी। मेन बात यहाँ से शुरू होगी। आगे चलते हैं। तो अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई होंगी, आज के ज़माने के तरीके से अतीत में भी लोग रहते थे, तो उन्होंने भी लिखना पढ़ना कुछ तो तरीका ढूंढना होगा अपनी भाषा को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं, तो उन्हें ढूंढना है और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। एक नया शब्द हमें जानने मिला, पांडुलिपि। इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला हुआ है, अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं।
मेनू, ये शब्द है मेनू। आपने होटल वगैरह में जाकर के मेनू देखते हैं, आप किसी भी चीज़ का मेन्यू देखते हैं जिसका पर मेनू का अर्थ हाथ है। मुझे भी आज पता चल रहा है कि मेन्यू का अर्थ हाथ से है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है कि ताड़पत्र से बनती हैं, और ये ताड़पत्र किस क्षेत्र में मिलते हैं? हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं। हम आते हैं अपनी मैप पर। हम मैप क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ का हिमालयन रीजन, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर उगने वाले भोर्ज नामक पेड़ की छाल से, एक पेड़ का नाम है भोर्ज, इससे विशेष तरीके से तैयार होती हैं और इनका नाम क्या है? भोजपत्र। जो कि भोज पेड़ से निकली हैं तो भोजपत्र है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। भोज पेड़ जो है इसको भोजपत्र बोला जा रहा है और ये इस रीजन में मिलता है। पांडुलिपि क्या है? चूंकि हाथ से तैयार होती है इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ताड़पत्रों से पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये जो दिया गया है ये पांडुलिपि है। इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार कि अच्छा ये होता कैसा है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ओके, देख लेते हैं। क्या आप इनमें कुछ पढ़ पा रहे हो? मुझे तो कुछ कुछ अक्षर समझ में आ रहे हैं, जैसे त, प, न, म, न, सा। पता नहीं यही है कि क्या है? नासा। नासा मुझे समझ में आ रहा है। खैर, देखने की बस बात है कि पेड़ के पत्तों पर लिखने के तरीके बनाए गए थे। आज भी आपको पता ही है कि जो कागज़ बनता है वो पेड़ों से ही बनता है। थोड़ा और मॉडर्न तरीके से बनता है और ही आधुनिक तरीके से बन जाता है। पहले भी वही चीज़ें चल रही थी। कुल मिला जुला के चीज़ें वैसी ही हैं। हम आज थोड़ा सा अपग्रेडेड हैं। किसी बात में वो भी अपग्रेडेड थे हमसे। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ मिलती हैं? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके विषय क्या क्या हो सकते हैं? ये सब इनके विषय हो सकते हैं। चाहे वो धार्मिक हो, राजाओं के जीवन से हो, औषधियों से हो, वैज्ञानिक, कोई भी विषय जो हो सकते हैं वो इन पांडुलिपियों का विषय बन सकते हैं। और इनको कीड़ों से हार्म हो सकता है और भी कुछ तरीके से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। आज भी हमारी किताबों में दीमक लग जाते हैं अगर उनका ध्यान न रखा जाए, सीलन लग जाती है, तो वही सब प्रॉब्लम्स तब भी थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। पहले हम ये सेक्शन को हाईलाइट कर लेते हैं पांडुलिपि के बारे में। ओके, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। 3 भाषाएं हमें देखने को मिली हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी बाकी तमिल और संस्कृत का लोग खास लोग करते थे, एक्चुअल में करते थे। आगे चल के समझ में आएगा। जैसे आज खास लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं और आम लोग रीजनल लैंग्वेज का। हम अभी लेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ओके, अभी हमने पांडुलिपि को जाना, एक तो जाना पांडुलिपि। अब जो दूसरा शब्द हमारे सामने आया है वो है अभिलेख। और हम जान क्या रहे हैं? हम जान रहे हैं कि हम इतिहास को कैसे जान रहे हैं, हम कैसे वर्ड को विश्लेषण कर रहे हैं इसका। तो हमने पांडुलिपि जाना, अभिलेख जाना कि हम इतिहास के तरीके क्या क्या हैं जानने के। यहाँ अभिलेख की बात हो रही है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अच्छा, ये देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है।
अफगानिस्तान के कंधार से। एक जगह का नाम है कंधार और ये अफगानिस्तान में है। इसे हम ज़रूर देखेंगे गूगल करके। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी, यानी कि आगे पढ़ा बताया जाएगा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, ज़रूर है। विदाउट लिपि तो हम नहीं लिख सकते ना। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम या तो ABCD के फॉर्म में लिखेंगे या क ख ग या कुछ भी अलग जो भी हमारा फॉर्म होगा उसे ही लिपि कह देते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है और उस भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ संकेतों, कुछ अक्षरों, कुछ आकृतियों की ज़रूरत होती है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। यानी कि यूनानी और अरामाइक भाषाएं कहाँ चलती थी? इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अफगानिस्तान और कांधार से। तो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट बन सकता है जिसे हम नोट्स में यूज़ कर सकते हैं कि अशोक नामक शासक और यूनानी और अरामाइक नामक 2 भिन्न भाषाओं में है। जब हम आगे इसे रिवाइज करेंगे तो हम इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे। क्या आपको इनमें कुछ इस अभिलेख में समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि ये यूनानी और अरामाइक में है, तो कोशिश भी नहीं करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है आपकी NCERT? क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? अब यहाँ पर रुकना है, सोचना है। जब NCERT बोल रही है कि कुछ पूछ रही है, आपसे कुछ बताने को कह रही है, तो बताइए मैं क्या बता सकती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? NCERT ने पहले ही बता दिया है कि पांडुलिपियों के साथ में क्या दिक्कत हो जाती थी कि कीड़े खा लेते थे, नष्ट हो जाती थी। लेकिन इसलिए पत्थर पे लिखा गया। पत्थर पे लिखने से तो मेन बात यह है कि ना बारिश से खराब होगा, ना धूप से, कोई भी ऐसी चीज़ से नॉर्मली तो खराब नहीं हो पाएगा। तो बहुत लाभ था, बरसों बरस चलता ही रहेगा, रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस मेहनत करके लिख दिया और वो हमेशा के लिए लिखा ही रहेगा। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं? पत्थर पर लिखने के लिए मैं जितना सोच पा रही हूँ कि छीनी हथौड़ी का ज़रूरत होगी। छीनी हथौड़ी से करते टाइम कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक ही बार में लिख दें, क्योंकि ज़्यादा कुछ अलग तरीके से पत्थर कट गए, टूट गए, फूट गए तो मेहनत बर्बाद होगी। इसलिए उसमें स्पेशलिटी चाहिए कि लोग लिख सकें एक ही बार में। फिर पत्थर को ढूंढना कि पत्थर मजबूत भी हो और किस तरीके से हो, तो अब वो अपने तरीके की कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे आ जाती हैं शिल्पकारों को, पत्थर पर लिखना आसान बात तो नहीं है। आगे क्या है? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। यानी कि पांडुलिपि और अभिलेख के अलावा भी कुछ और वस्तुएं हैं जो हमें इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में जानकारियां देती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। एक नया शब्द हमें क्या मिला? पुरातत्वविद। विद यानी कि विद्वान। पुरातत्व मतलब कि पुराना तत्व। पुराना तत्व का मतलब क्या है? वही वस्तुएं जो तब प्रयोग में लाई जाती थी, वही तत्व हैं, वही पत्थर हैं और ईंट से बनी इमारतों के जो भी अवशेष हैं उन्हें ही पुराने तत्व बोल दिया गया। और उनका विश्लेषण करने वाले या उनके बारे में अध्ययन करने वाले को पुरातत्व का विद्वान यानी कि पुरातत्वविद बोला जाएगा। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यानी कि हमें इतिहास में जानकारी के लिए जो चीज़ें और मिल सकती है वो क्या क्या मिल सकती हैं? पांडुलिपि, अभिलेख के अलावा हमें औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के और या फिर पत्थर या ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, ये सब हमें इतिहास को जानने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। और ये किसी भी तरीके से चीज़ों से बनी हो सकती हैं, चाहे पक्की मिट्टी की हो, चाहे कच्ची मिट्टी की हो, चाहे धातु की हो। ये जो चित्र दिया गया है ये किसका चित्र है? बाएं, यानी कि इस चित्र की बात हो रही है। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष का जो प्राचीन नगर है वो कहाँ का था? यहाँ का, सिंधु नदी का। यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के बर्तन जो है वो यूज किए जाते थे। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। ये जो है ये चांदी का सिक्का है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक साइड है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब आप आज के सिक्के जान सकते हो कि कैसे हैं, और ये भिन्न का मतलब बस आकार में भिन्न है। थोड़ा सा ये जो है उतने पॉलिश नहीं लग रहे हैं जितने आज के लग रहे हैं। हो सकता है ये पॉलिश रहे हों, इतने पुराने हैं तो क्या पता ये खराब हो गए होंगे, इसलिए भी ऐसे हैं। बाकी ले देखे तो हमारे जैसे ही हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। अच्छा, यानी कि इतिहास की जो सामग्री है
वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, इन सब चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक इनकी जो जानवरों, चिड़ियों, जो मछलियों की हड्डियाँ, जो अवशेष हैं, उनसे भी पुरातत्वविद जो है उनका अध्ययन करके भी अतीत के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। और क्या क्या जानकारियाँ ले सकते हैं इन चीज़ों के से वो, कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब ये भी बताया जा रहा है, एनसीईआरटी को क्या बता रही है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, इसकी जानकारी कैसे होगी। शुरू में ही आपको बताया गया था कि हम ये सब जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, लोग किस तरीके के घरों में रहते थे, को बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। तो उन सबको हम जानेंगे कैसे? हम जानेंगे ऐसे, इन सब के अवशेषों से, वनस्पतियों के अवशेष से। हालांकि इनका बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जलने के बाद भी उसी रूप में बचे रहते हैं। अवशेष जो है वो बचे रह जाते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि लोग क्या क्या खाते थे, लोग क्या यूज़ करते थे। ये सब तो हमें इससे पता चल गया, किस तरीके के खिलौने, इन सब चीज़ें तो हमें मिल जाती है। लेकिन खाने और रहन सहन कैसा, ये सबसे भी हमें वनस्पतियों, मछलियों या फिर जानवरों के जो अवशेष मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि लोग खाते क्या थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आपको लगता है कि कपड़े मिल सकेंगे, कपड़ों के अवशेष? बहुधा नहीं मिलते होंगे, क्योंकि जो वनस्पतियों के अवशेष हैं वो मुश्किल से बचते हैं, इतनी आसानी से तो नहीं बचते, डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ मिल ही सकते हैं जो रिसेंट के होंगे, बहुत ज़्यादा पुराने तो मुश्किल होता होगा। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का यूज करते हैं। यानी कि अभी तो हमने जो भी चीज़ें, हमें अतीत को जानने के लिए जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो कितने टाइप की हैं, पांडुलिपि हैं, अभिलेख हैं, या फिर वो पुरातत्व हैं। पुरातत्व में ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे औजार, हथियार, या इमारतों के अवशेष, या जानवरों के अवशेष। और पर इन सबको मिला के जो एक शब्द, कॉमन शब्द यूज हो रहा है वो क्या है? वो है स्रोत। यानी कि अब जब भी कहीं स्रोत वर्ड का यूज होगा तो हमें ये जानना है कि ये इतिहास के स्रोत की बात हो रही है, कि इससे हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलेगी। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं? पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं। लेकिन इन पुरातत्व और इन सब स्रोतों का जो सम्मिलित पूरा अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार है वो एक कहीं ना कहीं मैं एक ब्लैंक पेज लेती हूँ और हमें यहाँ पे कुछ कुछ शब्द मिल रहे हैं तो उनको नोट कर लेना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 हमें मिला पांडुलिपि, नंबर 2 अभिलेख, पुरातत्व, फिर पुरातत्वविद, फिर स्रोत, फिर इतिहासकार। ये सारे शब्द आगे यूज होंगे और इन शब्दों को हमें पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। इन सब चीज़ों का यूज करते हैं इतिहासकार, जासूसों की तरह हैं, ये पता लगा लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। अब जो इससे के आगे की बात आएगी, आपने ये जान लिया कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, सब जान लिया। अब इसके आगे जो बात करेगी एनसीईआरटी वो ये है कि अतीत एक या अनेक, अतीत एक ही होता है या बहुत सारा होता है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? पुस्तक का ही शीर्षक है, अध्याय का नहीं। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ओके, यानी कि हमारा अतीत नहीं बोला गया है, हमारे अतीत बोला गया है, यानी कि बहुत ही सम्मिलित रूप में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, यानी कि डाइवर्सिटी थी। समूह एक ही टाइप के समूह नहीं थे। आपने देखा भी कि कहीं नगर के लोग हैं, कहीं गाँव के लोग हैं, कहीं कृषक हैं, तो कहीं पशुपालक हैं, कहीं शिल्पकार हैं, तो कहीं वैज्ञानिक हैं, कहीं राजा हैं, कहीं किसान हैं। तो सब तरीके के समूह अलग अलग थे, तो सबका इतिहास भी अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं।
इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि जैसा आज चल रहा है वैसे ही पहले भी था। राजा रानी का जीवन कुछ अलग था, जो किसान है, जो पशुपालक है, उनका अलग था। व्यापारियों का जीवन अलग था, शिल्पकारों का जीवन अलग था। कोई अभाव में जी रहा था तो कोई प्रभाव में जी रहा था। जैसे भी आज अंडमान के जो स्पीसीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो कैसे रहती है, वो भी आज भी अपना भोजन जो मछलियों पर जी रहे हैं, वो शिकार करके जी रहे हैं, वो पुराने अतीत के तरीके से ही जी रहे हैं। लेकिन शहर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे जी रहे हैं, वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर हैं अपने खाने को लेकर के। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि राजा रानी का जो जीवन है, उनके बारे में, जो पावरफुल लोग हैं उनके बारे में जानना तो ईजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ अभिलेख बनवाए हैं। आप खुद ही सोचिए कि जिन लोगों को खाने पीने इन सब की झंझट से जो मुक्त होंगे वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, वो क्रिएटिविटी का काम कर पाएंगे। लेकिन जो लोग अभी बेसिक चीज़ों में ही उलझे हुए हैं वो इनको नहीं कर पाते हैं। वो सेम आज भी है और वो सेम पहले भी था। इसलिए हम शासकों के बारे में, पावरफुल लोगों के बारे में तो बहुत ईजिली पता कर लेते हैं, हम राजाओं के बारे में तो बहुत ईजिली जान लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं जान पाते। नॉर्मल लोगों के बारे में जानने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, पुरातत्व की सहायता लेनी पड़ती है। पुरातत्व का अध्ययन करके पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि लोग ये कर रहे होंगे, लेकिन तो भी बहुत कुछ जानना बाकी ही है। आगे एनसीईआरटी जो आपको बताएगी कि तिथियों का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है कि तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ष की गणना हो रही है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इस सदी की शुरुआत कहाँ से हुई है? ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि ये है मिडिल बिंदु, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ये है मिडिल बिंदु, ठीक है। यहाँ से इस तरफ जाएंगे और यहाँ से इस तरफ, इसे हम बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी कि इनके जन्म से पहले इधर इधर होते जाएंगे। ईसा यहाँ पे अगर मैं 100 मान लूँ, यहाँ 200 मान लूँ, यानी कि यहाँ 0 है। ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ 200 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ जन्म के 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, ऐसे से करके 2000 वर्ष हो चुके हैं। हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। और इस पुस्तक में जब हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु माने, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि 8000 वर्ष पूर्व, तो 2000 तो पहले इसको ले लो और 6000 इधर का लेना है हमें। तो हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। पूरा यहाँ से हमारी जर्नी हो रही है। 4000 वर्ष पहले की पूर्व बात हो रही है, तो यानी कि 2000 तो यहाँ तक और 2000 इसके इधर तक। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि BC या ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी कि नॉर्मल वर्ष जो एनो डोमिनी लिखा हुआ है AD, यानी कि ये इस तरफ चलने को बता रहा है, और BC यानी कि ये इस तरफ चलने को बता रहा है ईसा मसीह के जन्म से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होगा। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म की इधर के जो चीज़ें, ईसा मसीह का जो जन्म का एरा है वो कॉमन एरा है, वो इधर की बात करेगा। बिफोर कॉमन एरा यानी कि ये पीछे जाने की बात करेगा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, यानी कि भारत में 200 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जो कैलेंडर चल रहा है, जो अभी चल रहा है, वो नहीं चलता था। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 200 वर्ष पूर्व ही जो है वो आरंभ हुई है चीज़ें भारत में। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। तो ये जो है ये खुद ही हाईलाइट करके दिया गया है। इन चीज़ों को हमें नोट्स में रखना है और अच्छे से समझ लेना है। कुछ कुछ चीज़ें कि बिफोर क्राइस्ट क्या है, बिफोर कॉमन एरा क्या है, और एनो डोमिनी क्या है, बिफोर प्रेजेंट क्या है। अगर ये बात हो कहीं पे भी जो बात करेगी एनसीईआरटी आगे चल के, तो आपको इन्हें समझ लेना होगा।
कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। अब इनमें आपको थोड़ी सी कल्पना कर लेनी है कि आपको क्या पूछना चाहेंगे आप। मैं पूछना चाहूंगी कि आप ठीक है, आपने कुछ सामान खोजा, पर वो आप खोज कैसे रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको पुरानी चीज़ों को खोजने में, फिर उनके बाद उन चीज़ों को खोजने के बाद उनको रखने में, उनका अध्ययन करने में प्रोसेस क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे अनुमान लगाते हैं, कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये हो रहा होगा। कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन हम पूछेंगे पुरातत्वविद से कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके करने का प्रोसेस क्या है। उपयोगी शब्द क्या है? यात्रा, यानी कि लोग यात्रा करते थे। यात्रा किस वजह से करते थे? आपने ये पहले पढ़ लिया है कि लोग प्राकृतिक आपदा की वजह से भी यात्रा कर लेते थे, लड़ाइयों की वजह से भी यात्रा होती थी, कोई शौक की वजह से यात्रा करता था, धार्मिक लोग धार्मिक कारणों से यात्रा करते थे, व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यात्रा करते थे। पांडुलिपि आपने जान लिया, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। अब जो अज्ञात लिपि है उसका अर्थ कैसे निकलता होगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। आगे चल के खुद ही पता लगेगी कि अज्ञात लिपि जो है उसका अर्थ कैसे निकलता है। निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या था? आखेट एवं संग्रहण हमने पहले पढ़ रखा है कि यहाँ नर्मदा घाटी में जो था वहाँ पे आखेट और संग्रहण चल रहा था, जंगल में थे, तो हम यहाँ मिला देंगे। मगध, मगध एक बड़ा राज्य था, यहाँ पे शक्तिशाली राज्य की बात हो रही थी। गारो पहाड़ी में क्या हुआ था? कृषि हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर था। गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताओ। एक ही अंतर पूछा है एनसीईआरटी ने, सिर्फ इतना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रही है ये कि ये पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे और ये पत्थर पे लिखे जाते थे। ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ये टिकते हैं, इनमें अलग तरीके की घटनाएं, इनमें अलग तरीके की हैं। राशिदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अब आप राशिदा के प्रश्न को अगर पढ़ेंगे, राशिदा ने सोचा था कि 100 साल पहले की जो सुर्खी देखी थी कि उसने सोचा था कि इतने पहले कैसे क्या होता है, लोग कैसे जानते होंगे, और आपको उसका एक बहुत कुछ आंसर मिल गया है कि लोग कैसे जानते थे। कि बहुत सारे जो हमें अभिलेख मिलते हैं, पांडुलिपि मिलते हैं, यानी कि इतिहास के स्रोत मिलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं इतिहासकार और फिर इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि बहुत सारी मेहनत तो इतिहासकार करते हैं, फिर हमें वो चीज़ें बताते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? चूँकि हमें पहले ही बताया जा चुका है, हमें अपने दिमाग से सिर्फ सोचना है कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। जैसे पत्थर के घड़े मिल सकते हैं, पत्थर के औजार मिल सकते हैं, पत्थर के भी खिलौने मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पत्थर की बहुत मिल सकती हैं। अभिलेख हमें पत्थर के मिल सकते हैं, इमारतें पत्थर की हैं। बस यही हमें सोचना है। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? सोच लेना है थोड़ा सा, क्यों नहीं लिखते हैं? नॉर्मल इंसान, आज का कोई नॉर्मल इंसान बुक लिखता है नहीं, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, इसलिए नहीं लिख पा रहा होगा। और बहुत तरीके की चीज़ें कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ों को लिखने में। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। अब 2 बातें ऐसी क्या हो सकती हैं कि राजा और किसान के जीवन में क्या भिन्नता हो सकती है? वही आज जो पावरफुल और आम लोगों के बीच में अंतर है। पावरफुल लोगों के बारे में लोग जानते हैं क्योंकि वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लिखते हैं, उन्हें प्रचारित करते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं करते। राजा जो है वो अच्छी जगहों पर रहते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, एक सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। और किसान जो हैं वो नॉर्मल घरों में रहेंगे, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। बस ऐसे ही अपने दिमाग में सोचना है। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष था? स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। शिल्प बहुत सारे शिल्प हो सकते हैं, हस्तशिल्प हैं कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कालीन बनते हैं, जैसे कि घड़े बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, सब शिल्प हैं। और ऐसे 5 शिल्प हमें अपने आसपास सोचना है, हमें खुद से रुकना है और सोचना है। और क्या स्त्री पुरुष हो सकते हैं? कुछ ऐसे क्या शिल्प हैं जो सिर्फ स्त्रियां ही बनाती हैं? कि क्या कुछ ऐसे शिल्प हैं जो सिर्फ आदमी ही बनाते हैं, या आप दोनों लोग बना रहे हैं? बस इतना ही जानना है। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? पहले ही हमें बता दिया गया कि पांडुलिपियां अनेकों विषय पर लिखी जा सकती थी, चाहे वो धार्मिक हो सकती थी, चाहे वो औषधियों के बारे में, राजा रानी के जीवन के बारे में, या वैज्ञानिकों के बारे में, किसी भी बारे में पांडुलिपियां हो सकती थी। बाकी हमें किस तरीके की पुस्तकें पढ़ना पसंद है? हमें मोस्टली साहित्य पसंद होता है, तो हमें पसंद है। बस ये हमें रिवीजन करवाएगा हर उस चैप्टर में उन इंपॉर्टेंट बातों का जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। वो भी कहाँ? यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास। सिंधु नदी के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर हुए हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ गंगा और नदी के सोन नदी के पास में।
वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान जो है वो जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर यहाँ पे हुआ है, ईसा मसीह का, यानी कि वर्तमान यहाँ पे 2000 वर्ष है, यानी कि ये वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ को लेकर के बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से तिथियों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हम फटाफट एक रिवीजन करना देखें तो हम देख सकते हैं कि राशिदा ने सवाल पूछा था, सोचने लगी थी कि कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लग सकता है। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की थी कि लोग क्या थे, नर्मदा नदी के जो तट पर लोग रह रहे थे वो क्या थे, वो संग्राहक थे, वो जानवरों का आखेट करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे 8000 वर्ष कृषि शुरू हुई थी, पशुपालन होता था, लोग गाँव में रहते थे। गारो और मध्य भारत में क्या होती थी, कृषि का विकास हुआ। और चावल सबसे पहले कहाँ आए हैं, ये विंध्य के उत्तर में आए हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी 4700 वर्ष पूर्व क्या था, यहाँ पे नगर थे। और गंगा व इसकी सहायक नदी में 2500 वर्ष पूर्व नगर हुआ। कौन सा नगर हुआ, मगध हुआ। एक विशाल राज्य की बात की गई। उपमहाद्वीप के बारे में बात की गई कि लोग और यात्रा क्यों करते थे, लोग यात्रा के कारण की बात हुई। उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, कैसे एक महाद्वीप के एक अलग भाग को जिसे प्राकृतिक आकृतियों द्वारा अलग किया जाता है और उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। यात्रा क्यों करते हैं लोग, और यात्रा करके जो सांस्कृतिक परंपराएं किस तरीके से समृद्ध होती हैं वो बताया गया। देश का नाम कैसे पड़ा वो बताया गया। इंडिया और भारत के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, यानी कि स्रोत के बारे में बात हुई, जिनमें कि हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट जाना कि पांडुलिपि, और हमने भोज पेड़ का नाम जाना, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये हिमालयन क्षेत्र में होती हैं, भोजपत्र जिन्हें बोला जाता है। फिर हमने अभिलेखों को जाना। अभिलेख जो हमें एक अभिलेख के बारे में पता चला, अफगानिस्तान में कंधार में मिला। अरेमाइक और यूनानी लिपियों और भाषाओं के बारे में जाना। पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं ये जाना। इन बर्तनों के बारे में जाना कि पुरातत्व और क्या क्या फॉर्म में हो सकते हैं। औजार हथियार किस तरीके से मिलते हैं, खुदाई करके मिलते हैं, उन्हें ढूंढा जाता है। जानवरों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष के बारे में जाना। इतिहासकारों के बारे में जाना कि वो कैसे काम करते हैं। अतीत एक होता है या अनेक होता है, क्योंकि बहुत अलग अलग समुदायों की बात होती है, चाहे कृषक की, पशुपालक की, शिल्पकार की, राजा रानी, कॉमन लोगों की, पावरफुल लोगों की, तो उनके अतीत भी अलग अलग होते हैं। यानी कि अतीत बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बनता है। तिथियों को गणना कैसे की जाती है, ईसा मसीह का उनसे संबंध है, उसके बारे में जाना। और इसे अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत इजी दिया हुआ है, चीज़ें समझ में आएंगी और इन चीज़ों को वापस से रिपीट कर लेना है। अगले चैप्टर बढ़ने के पहले हम 5 मिनट पिछला चैप्टर ज़रूर देखना है हमें। इसी के साथ हम आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए और समझने के लिए। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हृदय से बहुत बहुत